हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखने वाले हैं जो कि VBU के लिए है। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लिए ये सेमेस्टर 1 इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ECN, यानी कि इकोनॉमिक्स को शॉर्ट में इसे लिखा गया है। MJ का मतलब है मेजर पेपर, और ये मेजर पेपर पहला है। ध्यान रखिएगा, अधिकतम इस पेपर से आपको 4 क्रेडिट मिल सकते हैं। ये जो मेजर पेपर पहला है इसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ गए हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि परीक्षा में किस प्रकार से जो है आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीज़, ये जो पेपर है आपका मेजर पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, जो कि 2 तरीके से बटेगा। पहला तो आपका है इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए, जो कि 25 अंक का होता है, और उसके बाद जो 75 अंक का होगा ये है आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि इन द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो होगा वो 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन हॉल में सारे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें कि आप 75 अंकों के सभी प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन पेपर आपका एग्जामिनेशन में किस ढंग से रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्या है कि देयर विल बी 3 ग्रुप्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कि क्वेश्चन पेपर आपका 3 ग्रुप में बटा हुआ होता है। सबसे पहले ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, ठीक है। ग्रुप ए के अंदर में आपको मिलता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर ऐसे प्रश्नों की संख्या होती है 5, लेकिन ये पांचों प्रश्न 3-3 अंक का होता है। और क्या कह रहा है कि ऑल आर टू बी आंसर्ड, मतलब कि सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अभी आइए ग्रुप बी के अंदर। ग्रुप बी के अंदर आपको मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे प्रश्नों की संख्या रहता है 5, यानी कि 5 क्वेश्चंस रहेंगे और 5 मार्क्स, यानी कि 5 क्वेश्चन 5-5 अंक का होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा 5 क्वेश्चन जरूर है 5-5 अंक का, लेकिन आपको बनाना कितना है, तो मात्र 3 क्वेश्चन बनाना है इसमें से। यानी कि ग्रुप बी में 5 क्वेश्चन होगा शॉर्ट आंसर टाइप, लेकिन इसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और आगे क्या कह रहा है ग्रुप सी के अंदर कि ग्रुप सी विल कंटेन, है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि ग्रुप सी के अंदर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, और ऐसे क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 5 है। लेकिन पांचों प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है एग्जामिनेशन में, ये जो है ना 3 ही प्रश्न आपको बनाने हैं, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है 3 प्रश्न का उत्तर देना है केवल। प्रश्नों की संख्या 5 जरूर रहेगा, लेकिन 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है वो 15-15 नंबर निर्धारित रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं कि किस ढंग से चैप्टर का नाम दिया गया है और किस तरीके से उस चैप्टर के अंदर में टॉपिक को रखे गए हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर यानी कि पहला यूनिट, तो पहले यूनिट का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, यानी कि उपभोक्ता व्यवहार और मांग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है 1.1, यानी कि पहला टॉपिक, ये क्या कह रहा है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी, यानी कि गणनावाचक उपयोगिता, जो कि मार्शल ने दिया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर है ऑर्डिनल यूटिलिटी, यानी कि क्रमवाचक उपयोगिता, जो कि J.R. हिक्स और R.J.D. एलन ने दिया था। अब आगे क्या है, इंडिफरेंस कर्व, है ना, मतलब कि उदासीनता वक्र। इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज लेना है कि उदासीनता वक्र क्या है, इसकी कौन कौन सी मान्यताएं हैं, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको डायग्रामेटिक यहाँ पर समझना है। उसके बाद है बजट लाइन। बजट लाइन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना है कि बजट रेखा क्या होता है, बजट रेखा का जो है वो विशेषता कौन कौन सा है, और उसके बाद बजट रेखा दाईं ओर कब जाता है, बाईं ओर कब जाता है, यानी कि बजट रेखा का विस्थापन आपको पढ़ना है। उसके बाद बजट रेखा का इक्वेशन वगैरह पढ़ते ही यहाँ पर बजट कांस्टेंट भी पढ़ना है, यानी कि बजट की सीमाएं, कि बजट रेखा के ऊपर अगर कोई बिंदु बना हुआ है तो क्या कंज्यूमर उसको खरीद सकता है या नहीं, बजट रेखा के बाहर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसको कंज्यूमर खरीद सकता है या नहीं, बजट रेखा के अंदर कोई अगर जो है वो यहाँ पर संयोग स्थित है तो उसको कंज्यूमर खरीद सकता है या नहीं। तो इस तरीके से अलग अलग जो है यहाँ पर कांस्टेंट को बताया जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, इनकम इफेक्ट, यानी कि आय प्रभाव। फिर है यहाँ पर प्राइस इफेक्ट, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं मूल्य प्रभाव, और सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशंस इफेक्ट यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। तो आय प्रभाव, मूल्य प्रभाव और यहाँ पर प्रतिस्थापन प्रभाव, तो ये चीजें आपको कवर करना है जो कि हिग्स और यहाँ पर सलस्की का देन है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर 1.2 के अंदर में है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। तो यहाँ पर कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी जो दिया हुआ है, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी के आधार पर आपको क्या करना है, इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से आपको ना एनालिसिस करना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ पर होगा। तो इन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखिए। आगे क्या है, मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो कि हम लोग लैग्रेरियन मेथड को जानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है ना 1.3 के अंदर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा 1.1 आप जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आइए 1.3 के अंदर जो क्वेश्चन है इसको आप जरूर करिएगा, जो कि कह रहा है यहाँ पर डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम कहाँ से, इंडिफरेंस कर्व, यानी कि उदासीनता वक्र की सहायता से आपको बजट रेखा तैयार करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत हॉट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक या फिर मांग को निर्धारित करने वाले कारक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बाकी क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि चेंज इन डिमांड, जिसमें कि हम लोग दो तरीके के परिवर्तन को जानते हैं। एक तो क्वांटिटेटिव रूप से, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड या फिर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की, या फिर जो है वो राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। तो इस तरीके से हम लोग चेंज इन डिमांड के अंदर में कंसेप्ट को पढ़ते हैं। उसके अलावा यहाँ पर है एंजल्स कर्व, ठीक है, जो कि इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। तो इस चीज को आपको जरूर कर लेना चाहिए। आगे क्या है, डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब कि पूरक वस्तु और प्रतिस्थापक वस्तु की मांग की जो है यहाँ पर आपको जानना है। कहां पर, इंडिफरेंस कर्व के अंदर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे क्या है, अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है 1.4, जो कि कह रहा है कि कंज्यूमर्स सरप्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। 1.4 के अंदर में जो टॉपिक है कंज्यूमर्स सरप्लस, मतलब कि उपभोक्ता का बचत, जो कि मार्शल ने ही दिया हुआ है और यहाँ पर हिक्स ने भी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि इट्स मेजरमेंट, यानी कि इसका माप कैसे किया जाता है। तो उपभोक्ता का बचत क्या होता है और उपभोक्ता के बचत को कैसे मापा जाता है, इस थ्योरी को आप जरूर कवर कर लीजिएगा। ये मार्शल और हिक्स का देन है। ठीक है, आगे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस और वाटर डायमंड पैराडॉक्स से आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है। तो वाटर डायमंड पैराडॉक्स जो है वो आपको हम समझा दे सीधे तौर पर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ज्यादा कीमत असल में पानी का होना चाहिए या डायमंड का, ये बताइए। तो इसी तरह का ये विरोधाभास है, क्योंकि उपयोगिता के आधार पर हम लोग देखें अगर, तो पानी का कीमत ज्यादा होना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो फिर जल का जो है ज्यादा कीमत क्यों नहीं है, उसके जगह पर हम लोग देखते हैं कि डायमंड का कीमत ज्यादा है। तो इस तरीके से एक विरोधाभास आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 1.5 के अंदर में कह रहा है प्राइस इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो यहाँ पर प्राइस के रिस्पेक्ट में, इनकम के रिस्पेक्ट में और अदर जो कमोडिटी या फिर अदर जो गुड्स है उसके केस में भी आपको पढ़ना है। तो इसके लिए आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं और फिर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि मांग की लोच को किस प्रकार से मापा जाता है। तो हम लोग इसके लिए अलग अलग विधियां जानते हैं, जैसे कि मांग की जो है ना, यहाँ पर एक लोच का प्रकार हम लोग मेजरमेंट का जानते हैं, वो होता है प्रतिशत विधि, जिसको हम प्रोपोर्शनेट मेथड कहते हैं। दूसरा होता है कुल व्यय प्रणाली या फिर टोटल आउटले मेथड या फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसके अलावा तीसरा एक होता है यहाँ पर पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, मतलब बिंदु और ज्यामितीय प्रणाली। तो मांग की लोच को मापने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, प्रतिशत जो है प्रणाली, फिर जो है वो कुल व्यय प्रणाली और फिर है बिंदु और ज्यामितीय प्रणाली। तो इस तीन तरीके के आप जो है मेथड्स यहाँ पर जानते हैं। इसके अलावा आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, मतलब कि प्रतिस्थापन की लोच क्या होती है, ये भी आपको यहीं पर कवर करना है। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको पूछता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी, मतलब तीनों के बीच में आपको संबंध जानना है। मूल्य जो है लोच के बीच, यहाँ पर आय लोच और यहाँ पर प्रतिस्थापन लोच, तीनों के बीच में आपको संबंध जानना है। तो हमने कह दिया आपको 1.1, 1.3, 1.4 और 1.5 ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको एक बार हम हाईलाइट कर देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ें आप एग्जामिनेशन के लिए कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है।
और ऐसा ही आपको प्रिपरेशन करना है, जैसा कि हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले चैप्टर 1 से आपको कौन कौन सा टॉपिक लेना है। सबसे पहले आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसकी विशेषताएं मान्यताएं करते हुए आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। फिर बजट कॉन्स्टेंट आप पढ़ लीजिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को भी यहाँ से कर लीजिएगा, हिक्स और सलस्की का है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना चाहिए जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, एक यहाँ पर क्वेश्चन है डिराइव्ड ऑफ डिमांड कर्व, मतलब सॉरी डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, और यहाँ कहाँ के किससे हेल्प से लाएंगे, तो इंडिफरेंस कर्व के हेल्प से लाएंगे, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से एंजल कर्व को कर लीजिएगा। फिर आपको जो है ना यहाँ पर करना है कंज्यूमर्स सरप्लस को, और उसके बाद वाटर डायमंड पैराडॉक्स को करना है। तो जो जो हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है, इन टॉपिक्स को पहले आप जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। तो यहाँ से क्वेश्चंस तो बन सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन छुपा हुआ है जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है न्यूमेरिकल बेस्ड, तो ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखेंगे दूसरा चैप्टर यानी कि दूसरा यूनिट। दूसरे यूनिट का नाम क्या है, कह रहा है कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, मतलब कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा लागत का सिद्धांत या फिर कह सकते हैं उत्पादन का सिद्धांत। तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, 2.1 के अंदर आपको पढ़ना है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस। तो इस तरह से जो है ना आपको प्रोडक्शन फंक्शन कवर कर लेना है। ये सारी चीज़ें अगर आप कवर कर लेते हैं तो आगे कुछ क्वेश्चन जो है ना आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो है आपका ये वाला आइसो क्वांट एनालिसिस, जहां पर आप इसको कह सकते हैं कि उदासीनता वक्र की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन ये उत्पादन के संदर्भ में है। तो यहाँ पर जो है आपको उसी प्रकार से काम करना है जिस प्रकार से आप उदासीनता वक्र में काम करते हैं कि विशेषताएं पढ़ते हैं, मान्यताएं पढ़ते हैं, और इस तरीके से जो है इसको डायग्रामेटिक यानी कि टेबल बेस्ड और डायग्रामेटिक इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वही वाला काम आपको यहाँ पर भी करना है। आगे क्या है, कह रहा है कि प्रोडक्शन डिसीजन एंड एक्सपेंशन पाथ। अब एक्सपेंशन पाथ को यहाँ से कर लीजिएगा, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सपेंशन पाथ होता क्या है, ठीक है। तो ये आइसो क्वांट में ही हम लोग यूज करते हैं, बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट से ये पास होता है और इसका नाम है एक्सपेंशन पाथ। आगे देख लीजिए यहाँ पर 2.2 के अंदर में 2.2 के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपे हुए हैं जो कि है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर पूछता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को हिंदी में कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। क्या कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर हम लोग 3 स्टेज पढ़ते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में 3 अलग अलग अवस्थाओं को जानते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कब एमपी या टीपी बढ़ रहा होता है, कब टीपी मैक्सिमम हो गया, एमपी 0 हो गया, और कब एमपी नेगेटिव हुआ और टीपी घटना शुरू हो गया। तो इस तरीके से हम लोग 3 अवस्थाएं देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए 3 अवस्थाएं मिलेगा आपको जो कि है रिटर्न्स टू स्केल। तो ध्यान यहाँ पर रखना कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो है ना एक टाइप का ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, और जो यहाँ पर रिटर्न्स टू स्केल है ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, समझ आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3 अलग अलग अवस्थाएं कैसे पढ़ना है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, फिर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इकोनॉमाइज ऑफ स्केल दिया हुआ है, मतलब कि कब हम लोग इंटरनल फैक्टर को बढ़ाते या घटाते हैं, या फिर कब हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर को बढ़ाते या घटाते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमाइज ऑफ स्केल को पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए 2.3 के अंदर में क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है ना। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से आपको सवाल करता है, इसका प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार जो है एग्जामिनेशन में घुमा घुमा करके पूछा जाता है, तो इसलिए कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को आप जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हम जाते हैं 2.4 के अंदर में, तो यहाँ पर कह रहा है कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, यानी कि उत्पादन का जो है ना अवधारणा समझाइए। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से बन रहा है कि देयर इंटर रिलेशनशिप, मतलब कि जो विभिन्न तरह के कोस्ट होते हैं जैसे कि एवरेज कोस्ट और मार्जिनल कोस्ट। जैसे कि हम लोग जानते हैं एवरेज कोस्ट इस प्रकार से यू शेप का बनता है, और मार्जिनल कोस्ट जो है ना वो एवरेज कोस्ट के यहाँ पर देखिए मिनिमम पॉइंट पर है, एवरेज कोस्ट यहाँ मिनिमम में है, और वहीं से जो है एमसी इस प्रकार से कट करके जाता है आगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एमसी और एसी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर बनता होगा। तो ये रिलेशन आपको पूछता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चलिए हम लोग जाते हैं आगे।
आगे क्या कह रहा है, शॉर्ट रन कॉस्ट आपको जानना है कि कौन कौन सा होता है, जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपको पकड़ लेना है, लॉन्ग रन कॉस्ट इसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे जो है 2.5 के अंदर में कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द यू शेप ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ये हो सकता है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए कि उत्पादन संभावना, सॉरी ये हम लोग जो देखते हैं औसत लागत की रेखा दीर्घकाल में यू आकार की होती है, क्यों, एक्सप्लेन करिए, व्याख्या करिए। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। यहाँ पर आगे कह रहा है कि एवरेज कॉस्ट कर्व जो एल शेप का बनता है, ये लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट कर्व जो है आपको समझाना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बन रहा है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द यू शेप है ना ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो ये वाला जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से मैंने क्लियर कर दिया। अब चलते हैं यूनिट 3 के ऊपर। यूनिट 3 में यानी कि चैप्टर 3 के अंदर देखते हैं कि कौन कौन सा जो है टॉपिक रखा गया है। यूनिट 3 का नाम है मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि बाजार संरचना, जिसमें कि हम बाजार के अलग अलग बहुत सारे रूप को पढ़ते हैं, है ना, अलग अलग आधारों पर हम लोग बाजार को बांट करके समझते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहला कंसेप्ट इसके अंदर क्या पढ़ना है, रेवेन्यू, जिसको हम आगम कहते हैं। जैसे दुकानदार मान करके चलिए कि कोई वस्तु 5 रुपये में बेचा, यानी कि प्राइस कितना है 5 रुपया। जैसे मान लो एक कलम का दाम है 5 रुपया और दुकानदार ने बेचा केवल एक कलम, तो हम कहेंगे कि उसका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ। तो टोटल कमाई यहाँ पर ऐसे निकलता है प्राइस इंटू क्वांटिटी करके, चूंकि प्राइस जो है वो 5 रुपया है। कितना यूनिट बेचा है दुकानदार ने, 1 यूनिट बेचा है। एक कलम बेच करके दुकानदार कितना कमाएगा, 5 रुपये कमाएगा। तो यही उसकी कमाई क्या कहलाती है, रेवेन्यू कहलाती है या फिर आगम कहलाती है। तो इसी तरीके से आपको ना यहाँ पर रिलेशनशिप भी जानना है, जैसे कि TR, MR और AR के बीच में रिलेशनशिप। यहाँ पर हालांकि अलग से क्वेश्चन बन गया है, वो तो इलास्टिसिटी के साथ में है, लेकिन यहीं पर आपको कर लेना है TR, MR और AR के बीच में रिलेशनशिप। आगे देखिए क्या है, डिटरमाइनिंग एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ये अलग अलग मार्केट के हिसाब से बनेगा। जैसे कि आप जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, तो उसके हिसाब से एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का जो शेप होता है वो अलग अलग तरीके से बनेगा। ठीक है, मार्केट के हिसाब से। आगे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि टोटल रेवेन्यू कर्व। तो टोटल रेवेन्यू कर्व तो बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर आगे देखिए, आगे क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये अंडरलाइन कर दे रहे हैं हम। रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये मैथमेटिकल है और आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो। आगे देखो, यहाँ पर है 3.2 और 3.2 के अंदर में कह रहा है कि मार्केट्स, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये 2 तरह के मार्केट यहाँ पर कंपटीशन के बेस पर है, ये जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिए। यहाँ से इम्परफेक्ट के लिए भी वैसा ही कर लीजिए। ठीक है, आगे कह रहा है क्या, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर फर्म और उद्योग का जो संतुलन होता है वो किस प्रकार से तय होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत हॉट क्वेश्चन है। आगे देख लीजिए, कह रहा है कि डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व, मतलब कि पूर्ति वक्र को जो है किस प्रकार से लाया जाता है, ठीक है, या फिर कुछ प्रकार से तैयार किया जाता है। तो ये तो हमें इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा आगे, लेकिन है क्वेश्चन एक, देखो यहाँ पर कह रहा है कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर में किसी वस्तु का कीमत किस प्रकार से तय होता है। इसके लिए मार्शल ने बहुत अच्छा थ्योरी दिया है, जिसको हम डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी कहते हैं या फिर कीमत निर्धारण करने के लिए सामान्य सिद्धांत भी कहते हैं। आगे अब देखते हैं हम लोग 3.3 के अंदर में, वो है मोनोपोली, यानी कि एकाधिकार। एकाधिकार बाजार क्या है, इसका डेफिनेशन पढ़ना है, विशेषताएं पढ़ना है, और फिर आपको प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन कंसेप्ट को पढ़ना है, जिसके अंदर जो है आप शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर जब जाते हैं तो अलग अलग तरीके से आपको डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। तो शॉर्ट रन के लिए और लॉन्ग रन के लिए आपको डायग्राम तैयार करना है, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, ध्यान रखिएगा, मोनोपोली का ये कंसेप्ट हम कह रहे हैं। आगे फिर है क्या यहाँ पर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो कि मोनोपोली मार्केट का एक मेन फीचर्स है कि मूल्य या फिर कीमत जो विभेदीकरण होता है वो क्या है और कब ये प्रॉफिटेबल होता है या कब ये पॉसिबल होता है। तो इस तरीके से आपको ये कंसेप्ट को कवर करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
3.4 के अंदर में जब जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत कंपटीशन होता है और जनरली जो रियल लाइफ में मार्केट देखने को मिलता है वो होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ठीक है। इसके अंदर भी आपको उसी प्रकार से विशेषताएं, इसका डेफिनेशन वगैरह कवर करना है और फिर आप जाएंगे इसमें प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन के ऊपर। तो आपको इंडिविजुअल और ग्रुप में अलग अलग इक्विलिब्रियम केस को बताना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंस ऑफ सेलिंग कोस्ट, मतलब कि जो विक्रय लागतें होती है एकाधिकारी बाजार के अंदर, तो इसके अंदर जो है किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है कि हम अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए हम अपने जो है ना सेलिंग कोस्ट को बढ़ाते हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह पर खर्चे बढ़ाते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह पर किए गए, यानी कि विज्ञापन प्रचार प्रसार पर किए गए खर्चे को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग कोस्ट, जो कि एकाधिकारात्मक बाजार की एक मुख्य विशेषता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3.5 के अंदर में, जो कि है ओलिगोपोली, यानी कि अल्पाधिकार। अल्पाधिकार बाजार क्या है, इसकी विशेषताएं वगैरह पढ़ लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है क्या, आपका किंग डिमांड कर्व, जिसके बारे में आपको पूछा जाता है। तो किंग डिमांड कर्व का थ्योरी आपसे जरूर पूछता है, इस बात को ध्यान रखिए। आगे अब हम जाते हैं चैप्टर नंबर 4 या फिर यूनिट 4 के ऊपर में। यूनिट 4 हम यहीं से देख लेते हैं। यूनिट 4 का नाम क्या है, फैक्टर प्राइसिंग, यानी कि साधन कीमत, ठीक है। साधन कीमत का मतलब उत्पादन के बहुत सारे साधन होते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, तो सबका यहाँ पर प्राइस डिटरमाइन होगा। देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले 4.1 के अंदर में क्या है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण का सिद्धांत, जिसके अंदर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां से देख लीजिए टॉपिक का नाम क्या है, कह रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण का जो है ना सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है एग्जामिनेशन में घुमा घुमा करके, तो इस क्वेश्चन को आप यहां से कर लीजिएगा, चैप्टर 4 के अंदर है। आगे क्या है, कह रहा है कि एडिंग अप प्रॉब्लम, जिसके अंदर हम लोग यूलर्स थ्योरम को पढ़ते हैं। तो यूलर्स थ्योरम एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आप यहां से जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि यूलर्स थ्योरम सीधे तौर पर पूछ दिया जाए, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट करके पूछे जाते हैं और बहुत मैथमेटिकल है, तो सीधे तौर पर आप पूरा का पूरा अंक हासिल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए 4.2 के अंदर क्या है, वेज डिटर्मिनेशन, यानी कि जो मजदूरी होता है वो कैसे तय होता है। तो मजदूरी से संबंधित सिद्धांत आपको पढ़ना है। इसके अंदर आपको डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी पढ़ना है, कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। आगे देख लीजिए, एक सबसे हॉट क्वेश्चन हमें दिख रहा है यहाँ पर 4.3 के अंदर में, जो कि है रिकार्डियन थ्योरी, ठीक है। यानी कि रिकार्डो ने लगान सिद्धांत दिया था, उसी सिद्धांत को हम लोगों को यहाँ पर जानना है कि किस प्रकार से लगान तय होता है। वैसे तो मार्शल ने जो है वो कुछ मान्यताएं ले लिया है कि भूमि का केवल जो है वो कृषि कार्य के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि पहले उस तरह की भूमि पर खेती किया जाता है मार्शल के अनुसार, रिकार्डो के अनुसार, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है, और उसके बाद हम लोग उस तरह की भूमि पर खेती करते हैं जो कि कम उपजाऊ भूमि होती है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है अपना पूरा थ्योरी बताया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, रिकार्डियन एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट आपको पढ़ना है। दो थ्योरी है, एक तो रिकार्डो का, एक है आधुनिक लगान का सिद्धांत, और एक है रिकार्डो का लगान सिद्धांत। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं और दोनों यहां पर हॉट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा 4.3 के अंदर में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। आगे आपका जो क्वेश्चन है ना 4.4 के अंदर, ये भी क्वेश्चन बहुत हॉट क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्लासिकल एंड कीन्सियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो कीन्सियन यहां पर आपसे पूछता है, क्लासिकल तो नहीं पूछता, लेकिन हाँ कीन्सियन थ्योरी ऑफ यहाँ पर इंटरेस्ट को जरूर पूछता है। यानी कि कीन्स ने किस प्रकार से ब्याज तय करने के लिए अलग अलग थ्योरी दिया था। इन्होंने बताया था कि लोग अपने पास मुद्रा जो है ना 3 उद्देश्यों से रखना पसंद करते हैं, लिक्विड के रूप में, ठीक है, तरल के रूप में। तो इन्होंने बताया था कि वो 3 उद्देश्य क्या है, जिसमें कि ट्रांजेक्शन मोटिव बताया था, यानी कि लेन देन का उद्देश्य, फिर बताया था स्पेकुलेटिव मोटिव, यानी कि सट्टेबाजी का उद्देश्य, फिर बताया था इन्होंने प्रिकॉशनरी मोटिव, यानी कि आकस्मिक उद्देश्य। तो इस तरीके से लोग अपने पास 3 तरीके से पैसा जो है वो बचत रखना चाहते हैं, यानी कि बचा करके रखना चाहते हैं कैश के रूप में। तो ये थ्योरी दिया था यहाँ पर जेएम कीन्स ने, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक भी हैं, और इन्होंने वो किताब 1936 में लिखा था, और उसी के अंदर में जो है इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से लोग मुद्रा को अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं। और उस किताब का नाम हम लोग जो है वो जानते हैं जनरल थ्योरी के नाम से, शॉर्ट में क्या कहते हैं, जनरल थ्योरी कहते हैं, जो कि 1936 में पब्लिश हुआ था। जेएम कीन्स का किताब की हम बात कर रहे हैं, और पूरा जो है किताब का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो वो 1936 में पब्लिश हुआ था, और उसी के अंदर में इन्होंने ब्याज का सिद्धांत बताया था, और किस प्रकार से लोग जो है वो 3 अलग अलग उद्देश्यों से पैसे की मांग करते हैं, ये चीज इन्होंने समझा दिया था।
आगे देखिए 4.5 के अंदर में क्या है, इनोवेशन यानी कि आविष्कार, या फिर कह सकते हैं कि नई नई चीज़ों को लाना मार्केट के अंदर में। फिर कह रहा है रिस्क थ्योरी और अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 के अंदर में हमने बताया 4.3 और 4.4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें 4.1 के अंदर में आपका यूलर्स थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और सबसे आखिरी चैप्टर को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है यूनिट 5, और यूनिट 5 के अंदर में देखिए यहाँ पर यूनिट 5 का नाम क्या है, कह रहा है कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र, जिसके अंदर में हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या 5.1 के अंदर में कह रहा है कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है, यानी कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र किसको कहते हैं, इसका क्या महत्व है, क्या यहाँ पर जो है वो इसकी भूमिका है, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 5.2 के अंदर में क्या कह रहा है, पेरोटो क्राइटेरियन ऑफ सोशल वेलफेयर। तो यहाँ पर पेरोटो का ऑप्टिमल थ्योरी भी आपको पढ़ना होगा, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पेरोटो से संबंधित आपको क्वेश्चन जरूर पूछता है कि पेरोटो ने किस प्रकार से सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए जो है एक थ्योरी दिया हुआ था। यहाँ पर देखो आगे क्या है, कह रहा है कि मार्जिनल कंडीशंस ऑफ पेरोटो ऑप्टिमम। तो पेरोटो ऑप्टिमम होता क्या है, ये चीज आपसे जरूर पूछा जाता है, तो इसको आप कंफर्म जरूर करके जाइए, ठीक है। आगे देखो 5.3 के अंदर में क्या है, क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जो कि पीगू का थ्योरी आपको पढ़ना है, जिसको हम लोग कहते हैं ना पीगू का टैक्सेशन थ्योरी। तो वैसा ही आपको यहाँ पर सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। और सबसे आखिरी जो टॉपिक है वो है एरोज का। एरोज क्या कहते हैं कि पॉसिबिलिटी थ्योरम को दिए हैं, और उसी थ्योरी को आपको सीधे तौर पर पढ़ करके जाना है। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि पूरे सिलेबस में किस किस तरीके से टॉपिक रखा गया है, कौन कौन सा टॉपिक है। इसी तरीके से हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ, लेकिन हम आपको यहाँ पर एक किताब सजेस्ट कर देते हैं कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज कि यहाँ पर मेंशन ही आपके सिलेबस में ही कर दिया है, और सबसे पहले जो लिखा हुआ है एच.एल. आहूजा। तो यहाँ पर आप एच.एल. आहूजा की बुक परचेज कर सकते हैं, या फिर लाइब्रेरी से निकाल करके पढ़ सकते हैं। ये दोनों ही मीडियम में आपको बुक मिल जाता है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। इसके अलावे जो आपको अच्छा एक किताब लगेगा वो है एम.एल. झिंगन का, ठीक है। एम.एल. झिंगन की बुक भी आपको जो है ना हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिल जाएगा। और एक और किताब है जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, वो है कुटसाइनिस का। ये लाइब्रेरी में आपको आसानी से मिल जाएगा, थोड़ी सी मोटी किताब है, लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो हॉलर बरियन की भी किताब पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। निकोलस की किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा अगर हम आपको सजेस्ट करें तो वह है एच.एल. आहूजा और एम.एल. झिंगन। ये दोनों किताबें पढ़ लीजिए, या फिर दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिए, आपका कन्फर्म जो है तैयारी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दिया है। फिर से मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। आज रखते हैं इतना ही। जय हिंद।